प्रदेश भर में सावन के दूसरे सोमवार को लेकर के श्रद्धालुओं में राग गजब का उत्साह। रात से ही शिवालयों के बाहर लगी थी कतारें, सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम। देहरादून के रजिस्ट्री कार्यालय में अभिलेखों की गई जालसाजी की जांच करेगी एसआईटी की टीम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए जांच के आदेश। पंचकेदार में से एक प्रभु मध्य महेश्वर को लेकर के सीएम धामी ने किया ट्वीट। कहा, प्रभु की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसी देवाधिदेव महादेव से कामना। बीकेटीसी ने केदारनाथ मंदिर में मोबाइल ले जाने पर लगाया प्रतिबंध। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर लगाई रोक। मोबाइल का इस्तेमाल करने पर होगी कार्रवाई। उत्तराखंड में कल भारी बारिश का अलर्ट जारी है। बताया जा रहा है कि मौसम विभाग ने पूरे राज्य में जारी किया अलर्ट। दून, हरिद्वार, टेहरी, पौड़ी, चमोली में भारी बारिश की संभावना। पहाड़ मैदान के लिए भारी पड़ सकते हैं अगले 4 दिन। देश के अधिकतर पहाड़ी और मैदानी राज्यों में 4 दिन अत्यधिक बारिश की अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ हारिस। सबसे पहले आपको बता दें, राजधानी देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर डेंगू के 2 और मरीज मिले। अहम जानकारी बता दें, राजधानी देहरादून से जहां पर डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर के 55 हो गई है, तो 2 मरीज मिले हैं, जिसमें सिनर्जी इंद्रदेश अस्पताल में भर्ती है। सोमवार को 128 मरीजों को भेजे गए थे सैंपल। तो देहरादून में डेंगू के 2 और मरीज मिले हैं और डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़कर के अब 55 हो चुकी है। तो अहम जानकारी आपको बता दें, दोनों मरीज सिनर्जी और इंद्रेश अस्पताल में भर्ती हैं। आपको बता दें कि सोमवार को 128 मरीजों के सैंपल भेजे गए थे। तो इस वक्त की अहम जानकारी बता दें, डेंगू के 2 और मरीज मिले हैं देहरादून में। देहरादून में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर के 55 हो गई है। दोनों मरीज सिनर्जी इंद्रेश अस्पताल में भर्ती। सोमवार को 128 मरीजों के सैंपल भेजे गए थे। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता दें, राजधानी देहरादून में डेंगू के 2 और मरीज मिले। बताया जा रहा है कि दून में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर के 55 हुई। दोनों मरीज सिनर्जी और इंद्रेश अस्पताल में भर्ती। सोमवार को 128 मरीजों के भेजे गए थे सैंपल। तो आपको बता दें, देहरादून में 2 डेंगू के मरीज मिले हैं, जिसके बाद कुल डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़कर के 55 हो गई है। तो बता दें, देहरादून के बाद अब अगली बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून से जहां पर सांसदों के घर पर घंटी बजाएंगे। पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे कर्मचारी। अपनी मांगों के समर्थन में बजाएंगे घंटी। 1 से 9 अगस्त तक चलेगा अभियान। तो सांसदों के घर पर घंटी बजाएंगे कर्मचारी। पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे कर्मचारी। अपनी मांगों के समर्थन में घंटी बजाएंगे। 1 से 9 अगस्त तक चलेगा अभियान। तो सांसदों के घर पर घंटी बजाएंगे कर्मचारी। पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे कर्मचारी।
तो अहम जानकारी आपको बता दें, देहरादून से खबर, जहां पर सांसदों के घर पर घंटी बजाएंगे कर्मचारी। बताया जा रहा है पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे कर्मचारी। अपनी मांगों के समर्थन में घंटी बजाएंगे। एक से 9 अगस्त तक अभियान चलने वाला है। तो सांसदों के घर पर घंटी बजाएंगे कर्मचारी। पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे कर्मचारी अपनी मांगों के समर्थन में बजाएंगे घंटी। अपनी मांगों के समर्थन में बजाएंगे घंटी। तो पुरानी पेंशन की बहाली की मांग कर रहे कर्मचारी सांसदों के घर पर घंटी बजाएंगे। तो देहरादून के बाद अब नैनीताल से खबर आपको बता दें। बड़ी खबर आ रही है नैनीताल से, जहां पर बुल्लावाला के क्षतिग्रस्त पुल का हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। बारिश के बाद नदी में आए उफान के चलते क्षति हुई है। कोर्ट की खंडपीठ ने बता दें कि साथ ही कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति भी की गई है। कमिश्नर बुल्लीवाला व अन्य जगहों का करेंगे निरीक्षण। खनन के चलते की गई है जद में आए पुलों का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण करके 4 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। सुनवाई के लिए कोर्ट ने 4 सप्ताह के बाद तिथि नियत की है। तो नैनीताल से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बुल्लावाला के बारिश के बाद नदी में आए उफान के चलते क्षति हुई है। कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार से 4 सप्ताह में मांगी रिपोर्ट। साथ ही कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की भी की गई है। कमिश्नर बुल्लीवाला और अन्य जगहों का निरीक्षण करेंगे। खनन के चलते खतरे के जद में आए पुलों का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण करके 4 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। बारिश के बाद नदी में आए उफान के चलते क्षति हुई है। कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार से 4 सप्ताह में मांगी रिपोर्ट। साथ ही कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति भी की गई है। कमिश्नर बुल्लीवाला व अन्य जगहों का निरीक्षण करेंगे। बुल्लावाला के क्षतिग्रस्त पुल का हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। बारिश के बाद नदी में आए उफान के चलते क्षति हुई। कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार से 4 सप्ताह की रिपोर्ट मांगी है। साथ ही कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति भी की गई है। कमिश्नर बुल्लीवाला व अन्य जगहों का निरीक्षण करेंगे। खनन के चलते खतरे की जद में आए पुल का निरीक्षण किया जाएगा। तो निरीक्षण करके 4 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट भी पेश करने को कहा गया है।
खबर देहरादून से, जहां पर पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के मोबाइल प्रतिबंध के फैसले पर कटाक्ष किया है। गणेश गोंदियाल का कहना है कि मंदिर समिति की ओर से वीआईपी और वीवीआईपी के आगमन पर नियमों को ताक पर रख करके केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में कैमरे ले जाने के लिए दिए जाते हैं, जिसके चलते आज मंदिर समिति को मोबाइल पर प्रतिबंध लगाना पड़ रहा है। आपको बता दें कि केदारनाथ मंदिर में मोबाइल फ़ोन लेकर के प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बीकेटीसी ने मंदिर के भीतर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी को पूरी तरह से वर्जित कर दिया है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने हाल ही में वायरल वीडियो की घटनाओं को लेकर के बड़े कदम उठाए हैं। आपकी ये डंडी कंडी इन लोगों की घोड़ा है। आप कितने घोड़े? दो। देखिए, आप जानते हैं कि विगत कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो रील्स वगैरह वायरल्स हो रही थी, जिनसे जो श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, धर्म प्रेमी हैं, उनकी भावनाएं आहत हो रही थी और वो गरिमाओं के विपरीत उनको माना जा रहा था। तो इसको देखते हुए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने जो मंदिर के भीतर रील्स, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी इत्यादि जो हो रही थी और मंदिर परिसर में हमने उसको प्रतिबंधित कर दिया है और उसके लिए तमाम स्थानों पर वहाँ साइन बोर्ड लगाए गए हैं कि और चेतावनी दी गई है कि अगर कोई वहाँ पर वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी इत्यादि करता है तो उसके विरुद्ध हम विधिक कार्रवाई करेंगे। वीआईपी लोगों को छूट दी गई तभी तो ये हाल हुए। मंदिर समिति में ये पहले से नियम था कि गर्भगृह में, केदारनाथ में, श्री बद्रीनाथ जी में गर्भगृह में कोई व्यक्ति जाकर रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता, फोटोग्राफी नहीं कर सकता, वीडियोग्राफी नहीं कर सकता। लेकिन बड़े लोग आए, बड़े लोगों के ताम झाम के साथ कैमरे अंदर गए। उसके बाद वहाँ के पदाधिकारियों ने भी अपनी अपनी फ़ोटो खिंचाकर बाहर भेजी और आम लोगों के लिए खुल गया। जब बड़े लोग, जवाबदेह लोग ऐसे काम करते हैं तो आम लोग उसका अनुसरण करते हैं। लेकिन आज जब उन्होंने दोबारा वहाँ पर ये लगा दिया है कि अंदर फोटोग्राफी वर्जित है, तो मैं समझता हूँ वो अपनी भूल को महसूस कर चुके हैं। उन्होंने भूल स्वीकार कर ली है, उस भूल को सुधार दिया है और जब भूल को सुधार दिया जाए तो उन्हें वो माफ़ी के हकदार हैं, उन्हें माफ़ किया जाना चाहिए। लेकिन इतना बता दूँ कि उनको ये बात याद रखनी चाहिए कि जब कभी कोई वीआईपी, कोई नेता आए तो उस समय तक ये बोर्ड वहाँ पर रहे कि अंदर फोटोग्राफी वर्जित है। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के आह्वान पर मजबूत भू कानून और मूल निवास लागू कराने को लेकर के कई संस्था और संगठनों के साथ बैठक की गई। बैठक में मांग उठी कि प्रत्येक उत्तराखंड बनाने का जो उद्देश्य था वो आज अधूरा लगता है। यदि मजबूत भू कानून होता तो हिमाचल की तरह हम अपनी कृषि, बागवानी, बोगियाल को निश्चित ही हमें पलायन के साथ साथ प्रदेश की संस्कृति और रोजगार में मदद मिलती। बैठक में निर्णय लिया गया कि अगर राज्य सरकार जल्दी सशक्त भू कानून नहीं लाती है तो फिर सड़कों पर उतर करके उसके लिए आंदोलन किया जाएगा। लगातार राज्य हितों को लेकर संघर्षरत रहा है और चाहे राज्य आंदोलनकारियों के हितों की बात हो या राज्य आंदोलन से राज्य हित के लिए जुड़ी बात हो। इतनी शहादत देने के बाद भी जिस प्रकार से जो आज जो वर्तमान स्थिति राज्य की है, तमाम हमारे प्रदेश की भूमि लुटती चली जा रही है। हमारा मूल निवास हमसे चिंता चला गया है। राजधानी अभी हमें तक नहीं मिली है, लोकायुक्त हमें अभी तक नहीं मिला है। लेकिन आज जिस प्रकार से राज्य अधिकारी मंच ने तमाम संगठन और संस्थाओं के साथ जिन लोगों ने इस राज्य के लिए अपना जो है संघर्ष में योगदान दिया था, उनके साथ बैठ के जो है इस भू कानून, मजबूत भू कानून और मूल निवास के लिए हम लोगों ने बैठक करी है। आगामी क्रांति दिवस 9 अगस्त के दिन हम लोग मुख्यमंत्री आवास कूच करेंगे और तमाम राज्य से जो भी यहाँ पर राज्य हित के लोग, जो संस्थाएं जो काम करती हैं, जो लड़ती हैं, जो संघर्ष के लोग हैं, वो उस दिन उस जुलूस में शामिल होंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर डोईवाला से है, जहां पर क्षेत्र में हुई लगातार बारिश के बाद सुसवा नदी में आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। प्रभावितों की शिकायत आज देहरादून के एसडीएम प्रशासन एसके बर्नवाल और डोईवाला के एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी के साथ लोक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने क्षेत्र में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया
और बाढ़ से पुल्लावाला पुल पहुंच करके नुकसान का निरीक्षण करके लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से पुल की सुरक्षा दीवार के साथ ही नदी से हो रहे कटाव को रोकने के लिए उचित प्रबंध करने के दिशा निर्देश दिए। और आज जो है इसी क्रम में हमारे खनन विभाग, अधिशासी अभियंता जो PWD, सिंचाई और फॉरेस्ट, राजस्व विभाग सभी यहाँ पर उपस्थित हुए और ये पाया गया कि जो यहाँ पर उस जगह पर दीवार थी वो पूरी तरह नहीं लगाई गई थी और उसका जो है इनको बता रहे हैं कि मिटिगेशन करने का पैसा इन्होंने मांगा हुआ है और अभी तात्कालिक तौर पर उसका सुरक्षात्मक उपाय कर रहे हैं, उसको और मजबूती से बना दिया जाए। ये एक्शन को DM मैम की तरफ से निर्देश दिए गए हैं ताकि जो है आगे कोई खतरा ना हो। मैदानी क्षेत्रों में लगातार हुई मूसलाधार बारिश के कारण आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। जनपद हरिद्वार में कई गांव जलमग्न हो गए हैं। बाढ़ आने के कारण किसानों की खेती भी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। गांव में जमे पानी से भी बड़ी महामारी का खतरा मंडराने लगा है। जलभराव के चलते सैकड़ों परिवार अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हैं। घरों में पानी बढ़ता देख कई लोगों ने अपने बच्चों को दूसरी जगह पहुंचा दिया है। वहीं नगर पालिका की टीम भी कस्बे में भरे पानी को पंप के माध्यम से निकालने में जुटी हुई है। प्रशासन ने भी मंगलौर क्षेत्र को आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया है। होता है ना, बारिश ज़्यादा होने के कारण जो है जैसे सब जगह पानी आया तो मंगलौर में भी उसी क्रम में पानी आया और आपका खालसा, वाल्मीकि बस्ती, बंदर टोल, टोली, आपका ईदगाह रोड, इस्लाम नगर सब जगह जल भराव की स्थिति है। और हमने जगह जगह जो है पंप लगा रखे हैं। लगभग 14 पंप जो है इस समय मंगलौर में चल रहे हैं जो रात दिन जो है पानी निकाल ले और पानी निकाल के वो जो है उसको रिझाई में डाल रहे हैं। और जहाँ जहाँ जल भराव पानी भरा हुआ है वहाँ बीमारी ना फैले उसके लिए हमने जो है कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव भी पानी में करा रहे हैं ताकि लार्वा पैदा ना हो। और मेन समस्या जो थी इसकी जो हमारा मंगलौर का नाला है, ऐसा लग रहा है कि शायद पानी जो है नाले का बैक मार रहा है और वो बस्ती के अंदर जा रहा। उसके लिए हमने पोगलैंड की व्यवस्था करी। हालांकि पोगलैंड हमें यहाँ मिल नहीं पा रही थी तो हरिद्वार या देहरादून में अवेलेबल थी। हरिद्वार से हमने पोगलैंड अरेंज करी है, कल आ गई थी और आज सुबह पोगलैंड का काम। पानी को यहाँ 4 दिन हो गए हैं और चेयरमैन या विधायक ना के देखा नहीं। यहाँ पे कुछ परिवार यहाँ के जा चुके छोड़ के, 2 मकान आगे गिर गए हैं, कॉलोनियाँ कटी हुई, निकासी नहीं है, नाले में पानी नहीं गिर रहा है, गंदा पानी, बच्चे बीमार हो चुके, गंदे नाली के कीड़ा आ रहे हैं। वो जो एहसान मेंबर है हमारे यहाँ, वो सिर्फ एक आदमी यहाँ मेहनत कर रहा है और भागा फिर रहा है। उन्हें पंपिंग सेट लगाए हैं किया था, उसमें हमारे यहाँ पे 9 एरिया हमने आइडेंटिफाई किए थे। उन एरिया की हमने जो जनमानस हैं, कितने लोग हैं, बच्चे इवन मतलब 0 से 2 साल के कितने बच्चे हैं, गर्भवती कितनी हैं और अगर 60 साल से ज़्यादा उम्र के, उनका पूरा डाटाबेस हमने तैयार किया। उसके बाद में हमने उसको प्लानिंग किया है कि इन एरिया में अब उनको कैंप लगाएंगे। कुछ एरिया है जैसे अपना इस्लाम नगर हो गया या उधर का, जैसे मैंने कल भी विज़िट की थी तो वहाँ का पानी उतर चुका है और कल तो हमने वहाँ पे सबसे बात भी करी तो वहाँ भी ऐसा कोई इशू नहीं। फिर भी हमारे ANM आशाएँ लगी हुई हैं, जहाँ ज़रूरत होगी हम कैंप लगाएंगे और आज कम से कम 8-10 जगह हम कैंप लगा रहे हैं। खबर हरिद्वार से, जहां पर मौसम विभाग द्वारा बारिश के रेड अलर्ट के बाद उत्तराखंड में हुई भारी बारिश से हरिद्वार के मैदानी क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति बन गई है, जिसके बाद हरिद्वार के लक्सर और खानपुर के हालात देखने को खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को क्षेत्र का दौरा किया, जिसके बाद सांसद रमेश पोखरियाल निशंक सहित कई स्थानीय नेताओं ने बाढ़ क्षेत्र का दौरा किया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक दिन पूर्व बाढ़ क्षेत्र के पीड़ितों के लिए राहत पैकेज की मांग को लेकर के जल तप किया, तो आज उन्होंने सरकार से मांग करी। उन्होंने जिले के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज के बाढ़ के हालातों में भी हरिद्वार न आने पर नाराजगी जताते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिखने की बात कही और कहा कि कांग्रेस अब प्रभारी मंत्री को जिले में बुलाने के लिए मंत्री बुलाओ थाली बजाओ अभियान चलाने जा रही है। वहीं स्टिंग प्रकरण में CBI द्वारा की जा रही जांच को लेकर के हरीश रावत ने कहा कि इस मामले में अभी भी जांच की जा रही है। आज में हम सब का सहारा देंगे।
ये ट्रिपल इंजन की सरकार ज़रा ज़्यादा भारी हो गई है। मैं लोगों से कहूँगा कि इनका भार कम करिए, ये चल नहीं पा रही है, इनसे पंप ही स्टार्ट नहीं हो रहे और उसको स्टार्ट करने के लिए हम जैसे लोगों को आना पड़ रहा है। कांग्रेस, हरिद्वार कांग्रेस से मेरा आग्रह है, सुझाव है कि मंत्री बुलाओ, थाली बजाओ, अभियान शुरू करें। पिछली जब 14 में आई थी तो हमने 2 जगह तोड़े थे, वहाँ फिर और विस्तारित कर दिए गए हैं। तो 6-7 लोग प्रेमी हैं और उनकी वजह से मध्य हिमालय जो है ना मध्य हरिद्वार सफ़र कर रहा है। और ट्रिपल इंजन की सरकार है, इसीलिए जो है पंप हमारे समय में लगाया हुआ पंपिंग से स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। ये कानूनी प्रक्रिया है, चलेगी। और बाकी स्टिंग क्या है, क्या उसकी वास्तविकताएं हैं, उसके विषय में मैं अपने पोस्ट में डाल रहा हूँ निरंतर। खबर हल्द्वानी से, जहां पर प्राकृतिक पूजन की प्रतीक हरेला लोक पर्व धूमधाम से मनाया गया। हरेला पर्व की पूर्व संध्या पर टिक्कर पूजन की परंपरा भी निभाई गई। सुबह से ही मंदिर में लोगों का तांता लगा रहा। शास्त्रों के अनुसार कुमाऊं में हरेला पर्व से हो रही श्रावण मास और वर्षा ऋतु का आरंभ माना जाता है। इसी मौके पर जगह जगह पौधरोपण करके कार्यक्रम का आगाज भी हुआ। नगर निगम की ओर से रानीबाग चित्रशिला में घाट में मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला और नगर आयुक्त द्वारा टीम के साथ पौधारोपण किया गया। नमस्कार। हरेले की आप सभी को सपरिवार बहुत बहुत बधाइयाँ। जैसा कि उत्तराखंड का ये लोक पर्व है, इसमें बहुत मान्यता इस पर्व की है। इसको लेकर के कोई दंत कथा नहीं है, ये उत्तराखंड का बहुत एक हमारा पर्व है। इसमें मंदिरों में पूजा अर्चना और 11 दिन का हरेला बोया जाता है। पहले दिन तिमल के पत्ते बना करके बीज बोआ करके 11 दिन में तैयार होता है और बंद छापरी में इसको रखा जाता है। उसके बाद जो है अपना आज सुबह से ही मंदिरों में लिपाई पुताई कर करके जो है उसके बाद हरियाला सबको देवताओं को पूजा जाता है। पूजने के बाद सब गांव वालों को पूज पाठ कर करके वहाँ मंदिर में प्रसाद बनाया जाता है। प्रसाद के बाद सारे गांव में वितरण किया जाता है। उस हिसाब से हरियाला चलते रहता है। और रहा बात, आज ये सावन का पहला दिन भी है। हम लोगों का जो पहाड़ी मान्यताओं में हिसाब से हमारा जो सावन लगा वो आज सौन एक पैठ को निभा, आज से सावन भी लग गया है। सावन का महीना है और हरियाली पर्व के आधार पर यह हरेला मनाया जाता है, जिससे दीर्घायु की कामना हम भगवान से अपनी दीर्घायु सभी लोगों की, सभी विश्व के कल्याण के लिए यहाँ पर कामना करते हैं। यह हरेला पर्व मनाया जाता है और भगवान शंकर का जलाभिषेक आज ही के दिन से प्रारंभ किया जाता है। सर्वप्रथम तो आप सभी को और सभी हल्द्वानी के सम्मानित निवासियों को और इस प्रदेश के निवासियों को हरेले पर्व की बहुत बहुत बधाई। हरेला पर्व हमारी संस्कृति का प्रमुख पर्वों से एक है, जो संदेश देता है कि इस धरा को हरा भरा रखना हमारे सबका कर्तव्य है। आज इसी निमित्त हम लोग विद्युत सौदागृह में रानीबाग क्षेत्र में लगभग 150 वृक्षों का यहाँ पर रोपण कर रहे हैं, पौधों का रोपण कर रहे हैं, जिसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हमें पेड़ मिले हैं। कई प्रजातियों के पेड़ हैं, परिजात से लेकर आम से लेकर आंवले से लेकर नीम से लेकर कई प्रकार के पेड़ जो औषधि पूर्ण है वो पेड़ हैं। और इस विद्युत सौदागृह में कल को लोगों को छाया देंगे, शुद्ध वायु देंगे, सभी को लाभ देंगे। इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।